सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिंगेज ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, देखो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम थ्योरी की बात करें तो थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक की बात करी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करी, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उसकी बात करी, और फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। ओके, अब हम करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो सबसे पहले तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि फैराडे लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, देखो जब हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल किया, हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे कोई जैसे मेटल है तो वो डिपॉजिट हो रहा था, या फिर गैस क्या हो रही थी, लिबरेट हो रही थी, या तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा था, या फिर गैस क्या हो रही थी, लिबरेट हो रही थी। अब देखो अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट होगा या फिर कोई भी सब्सटेंस हमारा लिबरेट होगा, कोई भी गैस लिबरेट होगी, तो हमें उसका अमाउंट बताना है। हमें क्या बताना, हमें अमाउंट बताना है। अब भाई ऐसे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, हमें क्या पता कितना वहाँ पे जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हुआ या फिर कितनी गैस वहाँ से लिबरेट हुई, तो हमें उसका अमाउंट बताना है। हमें क्या बताना, हमें अमाउंट बताना। तो हमें अमाउंट कहाँ से पता चलेगा, हमें अमाउंट पता चलेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। फैराडे के दो लॉ हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो कितना डिपॉजिट हुआ या फिर कितनी अमाउंट में गैस लिबरेट हुई है। ओके, समझ आ गया टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखो सबसे पहले कोई भी अगर हम टॉपिक करते हैं तो हमें यही पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलिसिस, हम सारा अपरेटस हम सारा मैंने आपको बता दिया था। अब फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर ही लगता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर ही काम करता है, उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है। उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, वो हमें पता लगाने के लिए हम फैराडे लॉ का हम यूज़ करते हैं। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर में देख लो, आप नीट में देख लो, चाहे जेई में देख लो, इसके ऊपर फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे चार्ज आएगा, करंट आएगा, टाइम आएगा, मास आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे निकालेंगे, फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और उन फॉर्मूलों को आपने याद करना है। बताऊँगा कि फॉर्मूला कैसा आया, किस तरह हमें उसको अप्लाई करना है। अगर हमें कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोई भी गैस लिबरेट हुई है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैंने अभी बताया आपको, फैराडे के दो लॉ हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सबसे पहले हम करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो वहाँ पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। यही तो मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, हम उसको बेसिकली हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, हमें अगर हम चार्ज सप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू फैराडे ने क्या बोला, फैराडे ने बोला कि जो भी हम जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं, जितना चार्ज क्या कर रहे हैं, जितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं। भाई जितना हम ज़्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ही अमाउंट ज़्यादा डिपॉजिट होगा या फिर गैस ज़्यादा लिबरेट होगी, और जितना चार्ज हम कम सप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही ये चीज़ कम होगी। ओके, सो जो W है अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड। ओके, और Q है चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कितना हमने चार्ज सप्लाई किया, कितनी हमने बेसिकली इन शॉर्ट हमें केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसको दी है। ओके, तो जितना चार्ज ज़्यादा जाएंगे उतना ही क्या होगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, पॉजिटिव कैटायन आयन ज़्यादा जाएंगे, जब कैटायन आयन ज़्यादा जाएंगे तो फिर डिपोजिशन ज़्यादा होगी या लिबरेशन ज़्यादा होगी। सो उसी से हम बता सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि according to this law, amount of substance deposited or gas liberated is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to quantity of electric charge, quantity of electric charge supplied. ओके, तो कितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा या फिर गैस लिबरेट होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो एक ही फैक्टर है, वो फैक्टर है हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई। कितना हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने उसको दिया है, कितना हमने उसके अंदर सप्लाई किया। ओके, बिल्कुल सिंपल है, हम इसको बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा क्रिएट होगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा, उतने ही केटायन और नायन हमारे ज़्यादा जाएंगे। जितने केटायन आयन ज़्यादा जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास, उतना ही डिपोजिशन या लिबरेशन क्या होगा हमारा, वो ज़्यादा होगा। ओके, क्लियर है ये बात? चलो जी, अब देखो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है W इज इक्वल टू जेड क्यू, जेड आता है, और जेड होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट। जेड क्या होता है? जेड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है। ओके, जेड क्या होगा? जेड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। अभी बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ओके, चलो W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? जेड क्यू आ गया। ओके, अब देखो क्यू हमें पता है, क्यू क्या है? चार्ज, और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है करंट इंटू टाइम, I इंटू टी। तो चार्ज है, चार्ज किसके इक्वल है? वो I इंटू टी के। अब I क्या? I यहाँ पे करंट है, करंट इन एम्पियर, या फिजिक्स में पढ़ते हो। और टी क्या है? टी है टाइम इन सेकंड, टी क्या? टी टाइम इन सेकंड है। आई क्या? आई करंट इन एम्पियर, और टी क्या? टी टाइम इन सेकंड है। तो हम इस क्यू की जगह आई इंटू टी कर सकते हैं। भाई अगर हमें क्यू गिवन है तब तो हम डायरेक्ट इसके अंदर क्यू पुट करेंगे और जेड भी गिवन हो तो डब्ल्यू आ जाएगा। बट अगर हमें क्यू गिवन नहीं है, हमें करंट गिवन और टाइम गिवन है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि जो टाइम है ना, टाइम हमें सेकंड में देता, टाइम मिनट में देगा, आर में देगा, तो हमने उसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। ये ध्यान रखना है आपने, जो टाइम है, टाइम यहाँ पे सेकंड में है। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? Z इंटू में I इंटू में T आ गया। W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा इन शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अब देखो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम I को 1 पुट कर दें, I को मतलब अगर हम करंट 1 एम्पियर पुट करें और टाइम भी हमारा 1 सेकेंड हो, अगर हम I को 1 एम्पियर पुट करें और टाइम भी क्या हो? टाइम हमारा 1 सेकेंड हो, तो W क्या आएगा? W हमारा देखो I भी 1 T भी 1, तो W क्या आ गया? W हमारा Z के इक्वल आ गया। W क्या आ गया? W हमारा Z के इक्वल आ गया। ओके, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। यही हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी। क्या हुई है? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ओके, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज अप्लाई फॉर 1 सेकेंड। भाई अगर हम किसी भी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर उसके अंदर हम 1 एम्पियर करंट दें और 1 सेकेंड के लिए दें, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए दें, तो जितना भी जो अमाउंट है, जितना भी अमाउंट आएगा वही क्या होगा? वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होगा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे क्या होएगा हमारा? इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट इज इक्वल टू amount of substance, electrochemical constant is equal to amount of substance when 1 ampere current is applied for 1 second। भाई अगर हम 1 एम्पियर करंट दें 1 सेकंड के लिए दें, तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वही क्या होगा? वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पे Ag डिपॉजिट होगा, Ag क्या होगा? Ag यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ओके, तो जो इसका Z है, इसका Z आएगा 0.00118 ग्राम आ जाएगा, ये इसका Z आ जाएगा। ओके भाई, अगर हम AgNO3 के सोल्यूशन के अंदर 1 एम्पियर करंट दें 1 सेकंड के लिए,
तो इतने ग्राम Ag क्या होगा, इतने ग्राम Ag डिपॉजिट होगा 0.00111 एंड 8, ओके। इतने ग्राम Ag क्या होगा, Ag डिपॉजिट होगा। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना Ag जो Z होता है हमारा, उसकी वैल्यू एक फिक्स होती है। 1 एम्पियर करंट देंगे 1 सेकंड के लिए देंगे तो Z निकल के आ गया उसका। हर एक का अलग अलग होगा Z, हर एक का क्या होगा, हर एक का अलग अलग Z। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसके अंदर 1 एम्पियर करंट देंगे 1 सेकंड के लिए तो उसका अलग से Z निकल के आएगा। NaCl है, उसके अंदर हम करंट देंगे 1 सेकंड के लिए तो उसका Z निकल कर आएगा। तो हर एक का Z क्या होगा, हर एक का Z अलग होगा, डिफरेंट होगा और फिक्स वैल्यू होगी, ओके। क्योंकि जब हम 1 एम्पियर करंट देंगे 1 सेकंड के लिए तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज Z। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर एक का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक का प्रेफरेंस ऑर्डर डिफरेंट है, ओके। सो ये है हमारा इन शॉर्ट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ। एक फॉर्मूला तो आपने ये याद रखना है, ओके। Q को पुट कर देंगे IT, एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, ओके। और Z के बारे में पता होना चाहिए हमारा, Z क्या होता है, Z हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे उसको हम Z बोलते हैं, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। बेसिक जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर बनता है। फिर मैं सेकंड लॉ कराऊंगा, फिर मैं आपको बाद में फॉर्मूले ड्राइव कराऊंगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये था हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रो। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ, देखो हमने फर्स्ट लॉ क्या किया था, फर्स्ट लॉ के अंदर था कि जितना भी हम क्वांटिटी में चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करेंगे उसको पास करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। उतना अमाउंट क्या होगा, उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ओके। अब हम बात करेंगे फैराडे सेकंड लॉ की। अब फैराडे सेकंड लॉ के अंदर क्या होता है, फैराडे सेकंड लॉ के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और उनको हम सीरीज में लगाते हैं। क्या लेते हैं इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे हम, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए हमें, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमने 2 क्या लिए, 2 हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, ओके। मान लो एक के अंदर AgNO3 का सोल्यूशन और एक के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। हमने मान लिया कि इसके अंदर क्या है, AgNO3 और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ओके। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, ओके। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, फैराडे सेकंड लॉ बोलता है कि जब हम सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज दें, सेम क्वांटिटी में हम चार्ज पास करें 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, जब हम सेम क्वांटिटी में चार्ज अप्लाई करें 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होगा, तो द रेशियो ऑफ देयर मासेस, द रेशियो ऑफ देयर मासेस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेट आया था, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ Ag और यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये बोलता है हमारा फैराडेज सेकंड लॉ। ये क्या बोलता है, फैराडेज सेकंड लॉ ये बोलता है, ओके। ये कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस डिपॉजिटेड, जितना भी रेशियो और मासेस का डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के। कहने का मतलब है कि इन शॉर्ट जो W है, W को उसने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। जो W है, W को किसके कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं इक्विवेलेंट वेट के। जितना भी इक्विवेलेंट, अगर इक्विवेलेंट वेट किसी का ज्यादा है तो मास भी क्या होगा, मास भी ज्यादा डिपॉजिट होगा। ये बोलता है फैराडेज सेकंड लॉ, ओके। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दूं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when same quantity of electric charge, when same quantity of electric charge passed through
pass through in different electrolyte, pass through in different electrolyte, then the ratio of their masses, then the ratio of their masses, then the ratio of their mass deposited is directly proportional to their इक्विवेलेंट वेट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो इक्विवेलेंट वेट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जब हम सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, देन द रेशियो ऑफ देयर मास डिपॉजिटेड, देन द रेशियो ऑफ देयर मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कि जो मासेस का रेशियो आएगा, डिपॉजिटेड मासेस का रेशियो आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इक्विवेलेंट वेट के। ऐसा देखा गया फैराडे सेकंड लॉ के अंदर। ओके, तो ये हमारा फैराडे सेकंड लॉ है कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट की। ओके, मास मतलब यहाँ पे एजी डिपॉजिट होगा, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, दोनों का मास का रेशो ले लो, दोनों के भी कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना एजी डिपॉजिट होगा, तो दोनों का हमने रेशो ले लिया, वो इक्वल आया इन दोनों के ही इक्विवेलेंट के रेशो के, वो दोनों वो इक्वल आया दोनों के इक्विवेलेंट के रेशो के। ओके, तो ये हमारा है फैराडेज सेकंड लॉ। क्लियर? चलो जी, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा बता देता हूँ, ये आपको पता ही होगा, ये आपने फिजिक्स में पहले क्या होगा कि 1 फैराडे हम किसको बोलते हैं? 1 फैराडे क्या होता है? इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा दो, जिसके ऊपर फॉर्म क्वेश्चन आता ही आता है। देखो 1 फैराडे होता है हमारा चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हमें पता है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, तो हमें पता ही है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना है ना, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमें तो बताना है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ओके, हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो दोनों क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 10⁻⁻19 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23, ये इतना चार्ज आ जाएगा हमारा कूलम के अंदर। ओके भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, हमें इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं कहूँगी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 10 पे बताना है, तो आप 10 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे ही हमें इतने पे बताना है, इतने से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर, तो जो वैल्यू आती है जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96487। ओके, जिसको हम अप्रोक्स लिख देते हैं 96500 कूलम। ओके, इसी को ही हम बोलते हैं 1 फैराडे। फैराडे ने अपनी डेफिनेशन दी, जिसको हम 1F बोलते हैं, 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम, मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। ओके, सो 1 फैराडे किसके इक्वल है? 96500 कूलम के इक्वल है। क्लियर? सो ये था हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकंड लॉ ने बताया मैंने आपको कि जितना मास डिपॉजिट होगा उसका रेशियो ले लो और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, दोनों के आएंगे इक्वल आएंगे। और इन शॉर्ट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के। वेट मतलब अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड। ओके, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराऊंगा, रिजल्ट कराऊंगा, रिजल्ट से दो फॉर्मूले निकलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, जिसके बेस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो ये हमारा टॉपिक है। ओके, तो इस लेक्चर के बाद वैसे मैं आपको वो भी कराऊंगा, जिसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा।
वहाँ से आप DPP को डाउनलोड भी कर सकते हो उसकी। ओके, चलो देखो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके अंदर, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो ऐसा देखा गया है, जैसे मैंने आपको Z बताया था कि Z क्या होता है, Z हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है। जब हम 1 एम्पियर करंट दें 1 सेकंड के लिए, तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज कॉल्ड Z। ओके, तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारा Z है वो इक्वल आया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, दैट इज 1 फैराडे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। Z हमारा किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ओके, लेट्स से कि मैं Ag की बात कर रहा हूँ। AgNO3 के सॉल्यूशन में क्या होगा, Ag डिपॉजिट होगा। AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर Ag क्या होगा, Ag डिपॉजिट होगा। ओके, अब मेरे को पता है कि Ag का इक्विवेलेंट वेट कितना है। Ag का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। सिर्फ मैं Ag की बात कर रहा हूँ। ओके, n फैक्टर इसका 1 है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, चार्ज एक पॉजिटिव आएगा, और इसका वेट मतलब मास होगा इसका 108। ओके, अपॉन 96500, अपॉन 96500। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, जैसे इक्विवेलेंट वेट 108 और ये 96500, तो आप देखोगे कि वैल्यू आएगी 0.00111, अप्रोक्स 9 या 8 के अप्रोक्स आ जाएगा। और यही तो हमारा Z है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मैंने आपको Ag का Z लिखवाया था कि Ag का Z इतना होता है AgNO3 सॉल्यूशन में 0.00111 या 9। ओके, तो जब हमने उसके इक्विवेलेंट वेट को, जो भी हमारा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट को अगर हम 96500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Z आ जाएगा। तो इससे ना आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताओ किसी का Z कितना है, कॉपर सल्फेट में कॉपर का Z कितना है। ओके, तो कॉपर का आप इक्विवेलेंट वेट पुट करोगे, अपॉन में क्या कर दोगे 96500 कर दोगे, तो जो भी आएगा वही उसका क्या होगा, Z होगा। मैंने आपको बता दिया, मैंने एग्जांपल से आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि Ag का इक्विवेलेंट वेट 108 96500 करो, ये उसका Z है, और यही मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम इसके बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। Z क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होगा। ओके, चलो इसको यहीं छोड़ दो। अब आ जाओ अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू Z इंटू में Q। W इज इक्वल टू Z इंटू में Q। यहाँ से Z निकाल सकते हैं, Z क्या आएगा, W अपॉन Q आएगा। Z क्या आएगा, Z W अपॉन Q। इस Z की वैल्यू को यहाँ पुट करो, इस Z की वैल्यू को यहाँ पुट करो। जब आप इस Z की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, W बाई Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। W क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू में Q। W क्या आ गया, 96500 इंटू में Q। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका मास निकालने का। भाई कोई भी जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हुआ है उसका कितना अमाउंट आएगा, दैट इज W इज इक्वल टू उसका इक्विवेलेंट वेट इंटू में जितना हमने चार्ज अप्लाई किया अपॉन में 96500। ओके, अब आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। Q हमें पता है क्या होता है, वो I इंटू में T, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। दोनों को पुट करो यहाँ पे, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर इंटू में Q की जगह क्या आएगा, I इंटू T अपॉन में 96500। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला आपका ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। मतलब या तो आपने ये रखना है, याद भी मत रखो, ये फॉर्मूला याद रखो और फर्स्ट लॉ याद रखो। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से W आएगा। बाकी जो भी हमें गिवन है, मान लो हमें Q नहीं गिवन बट हमें IT गिवन होगा, IT की पुट करके Q निकाल दो, इक्विवेलेंट वेट हम देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका। ओके, तो इस तरह से आपने इसके अंदर पुट करना है और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपने W की वैल्यू को सोल्व करना है। ओके, तो जैसे आप W निकाल दोगे तो यही क्या होगा, यही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है। मतलब जितना उसका मास होगा इंटू में I, जितना हमने चार्ज दिया इंटू में T अपॉन n फैक्टर इंटू में 96500। इस तरीके से आप इसको करोगे। क्लियर है? तो यहाँ से तो ये हम निकाल लेंगे जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। अब हमें निकालना है कितना वॉल्यूम, ये तो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड।
हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, कितना जो वॉल्यूम है गैस का वो लिबरेट हुआ। ओके, तो यहाँ से निकलेगा अमाउंट। अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे। देखो जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ले लो या ये फॉर्मूला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम W बाई ये करेंगे, मोलर मास करेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू टी अपॉन में एन फैक्टर इंटू में 96500। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास W अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन में एन फैक्टर इंटू 96500। क्लियर। अब देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो क्या होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n होगा, ये तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स। I इंटू टी अपॉन में एन फैक्टर इंटू में 96500। W अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास का था नंबर ऑफ मोल्स होता है। ओके, अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे उसकी टर्म्स में, अमाउंट गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में पुट कर सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में क्या पुट करेंगे, एड STP, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे हमारे, वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहां पुट करेंगे हम वॉल्यूम अपॉन में 22.4 आएगा, वो वहां चल जाएगा। सो I इंटू टी इंटू में 22.4 लीटर अपॉन में एन फैक्टर इंटू में 96500। तो हमारा फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला, अगर हमें अमाउंट बताना है कितना डिपॉजिट हुआ तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, अगर हमें बताना है कितना वॉल्यूम लिबरेट हुआ तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सिंपल है, गिवन मास पर मोलर मास किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के टर्म्स में पुट कर सकते हैं। क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, दैट इज मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हमारे मोलिक्यूल्स का। ओके, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन 22 क्या आएगा, 4 लीटर आएगा। 22.4 हमारा इस तरफ चल जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ से गिवन वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो इन दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से यहाँ से हम मास और यहाँ से हम गिवन वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करती है। ओके, अब देखो उसके अंदर सबसे फर्स्ट हम करेंगे, सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में हमें बताना है कि जो कंडक्टेंस ज़्यादा एक्सपीरियंस करें, ज़्यादा प्रोड्यूस करें, उनके हमें फैक्टर्स बताने हैं। ओके, सबसे फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो हमें पता है, मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में कराया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उसको बोलते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मोर देन 90% जो डिसोसिएट हो जाए उसको हम वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ओके, एक होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक मतलब जो 30-40% तक डिसोसिएट हो, ज़्यादा डिसोसिएट वो नहीं होते हैं। ओके, कम डिसोसिएट होते हैं। कम डिसोसिएट होने का मतलब है कि उसके आयंस हमें कम मिलेंगे, वो उसके आयंस हमें कम मिलेंगे। ओके, जो ज़्यादा डिसोसिएट होगा ऑब्वियसली उसके कैटायन और एनायन हमें क्या मिलेंगे, हमें ज़्यादा मिलेंगे। ओके, अब देखो जितने ज़्यादा आयन होंगे, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ही कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी कंडक्टेंस क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ओके, और जितने आयंस कम होंगे, जितने कैटायन और एनायन कम होंगे उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। ओके, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वहीं अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। भाई स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर आयंस ज्यादा है तो वो कंडक्टेंस क्या करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जो वीक है आयंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा वो यही है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है
कि हमारी कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ओके, अब जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। वीक जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसको सेम सोल्यूशन में सेम अमाउंट में डालेंगे तो वो कंडक्टेंस क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आयंस ज्यादा है और यहाँ पे आयंस क्या है, यहाँ पे आयंस कम है। क्लियर। सबसे फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड फैक्टर की जो हम बात करेंगे, सेकंड फैक्टर है हमारा सोल्वेशन स्फीयर। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ आयन भी बोल सकते हैं। ओके, साइज ऑफ आयन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन शॉर्ट तो सॉल्वेशन स्फीयर ही आएगा हमारा वो। ओके, देखो हमें पता है कि हमने पहले भी 11th में भी किया हुआ है ये चीज, साइज ऑफ सॉल्वेशन स्फीयर। होता क्या है कि जैसे हमने वाटर के अंदर NaCl डाल दिया, वाटर के अंदर हमने NaCl डाल दिया पानी के अंदर, तो Na पॉजिटिव हमें अलग मिलेगा और Cl नेगेटिव हमें अलग मिलता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जो हमारा कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके सराउंडिंग में क्या आ जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। नेगेटिवली चार्ज है, उसके सराउंडिंग में क्या आ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसको बोलते हैं हम, उसकी हाइड्रेशन हो गई है। क्या हो गया, उसकी हाइड्रेशन हो गया। सराउंडिंग में क्या आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, दैट मींस वो हाइड्रेशन हो गया उसकी। ओके, अगर वाटर हो सॉल्वेंट तो हाइड्रेशन बोलते हैं, और अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो तो वो जनरल टर्म बोलते हैं उसको सॉल्वेशन। वाटर के लिए हाइड्रेशन, मान लो कुछ और है उसके अलावा, CCl4 CaCl3 कुछ भी है और ईथर है वहां पे सॉल्वेंट, तो अगर ईथर सराउंडिंग में आ रहा है तो वहां पे उसको हाइड्रेशन तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हाइड्रा टर्म किसके लिए आते हैं, वाटर के लिए आते हैं, तो उसको बोलो सॉल्वेशन। तो इसलिए मैं जनरल बोल रहा हूँ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन में वाटर भी आ जाता है, जनरल टर्म है हमारी सॉल्वेशन। ओके, अब देखो हमें पता है, ये हमें पता है कि जिसका साइज छोटा होता है, जिसका साइज छोटा है, जैसे वही आपने एस ब्लॉक में किया होगा, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, और अगर मैं बात करूं कि सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, तो लिथियम के सराउंडिंग में लिथियम की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई इस तरह का किया होगा ना आपने, लिथियम का साइज छोटा है, ओके, और सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, साइज है, लिथियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव। अब अगर लिथियम का साइज छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में चार्ज निकालूं ज्यादा आएगा, इसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ चार्ज निकालूं तो कम आएगा। तो इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाती है, इसकी सॉल्यूशन ज्यादा हो जाती है, इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्यूशन ज्यादा होगी, और जबकि इसकी सॉल्यूशन कम होगी, ये सॉल्यूशन क्या होगी, कम होगी। ओके, तो जो छोटा होता है, जिसका साइज ऑफ आयन का, जिसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो उसकी सॉल्यूशन क्या होती है, ज्यादा होती है। अल्टीमेटली उसका बड़ा सॉल्वेशन स्फीयर बनता है। सॉल्वेशन स्फीयर का मतलब है आयन प्लस बाहर उसके मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। ओके, तो उसका सॉल्वेशन स्फीयर क्या बनता है, उसका सॉल्वेशन स्फीयर बड़ा बनता है। ओके, सो जिसका जितना बड़ा सॉल्वेशन स्फीयर होगा तो उतना ही मूव वो क्या करेगा, लेट करेगा। मान लो भाई एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है, और मोटा इंसान तो तेज नहीं भाग पाएगा, पर जो पतला है वो तेज भाग पाएगा। ओके, वही यहाँ पे है। पहले तो उसका साइज छोटा था, बट उसके सराउंडिंग में सॉल्वेंट आ गया तो वो बहुत बड़ा बन गया, उसका साइज बड़ा बन गया। और जो साइज जिसका बड़ा था उसके साइड में क्या आ गया, उसके साइड में कम मॉलिक्यूल्स आए, तो उसका साइज, दोनों का अगर हमने बात की बाद में, तो ये छोटा हो गया, अल्टीमेटली ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसकी मूविंग पावर, इसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। भाई मोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया इसका साइज, तो इसकी मूविंग पावर, इसकी मोबिलिटी वो क्या होगी, वो कम होगी। ओके, तो मेन वही है, अगर हमारा सॉल्वेशन स्फीयर बड़ा होगा तो कंडक्टेंस कम प्रोड्यूस करेंगे। अगर सॉल्वेशन स्फीयर बड़ा होगा तो कंडक्टेंस क्या करेंगे, कंडक्टेंस को कम प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है ना। अब इसको ऐसे मान सकते हो, मान लो कोई इंसान पहले छोटा था, एक इंसान छोटा और एक बड़ा है। ओके, हमने इस छोटे इंसान को बहुत सारा सामान दे दिया, बहुत सारा इसको सामान दे दिया कि ये अब इसको सामान के कोई भी लेके उसको दौड़ना है। ओके, पर जो बड़ा इंसान था उसको हमने सामान दिया ही नहीं ज्यादा। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ज्यादा भाग नहीं पाएगा, बट ये फास्टली मूव कर पाएगा। इसकी मूविंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैटायन आयन मूव करते हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो जो छोटा होगा वो फास्टली मूव कर पाएगा, जो बड़ा होगा वो इतना मूव नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड फैक्टर है, दैट इज सॉल्वेशन स्फीयर और साइज ऑफ आयन। ओके, ओके, जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट
एंड विस्कोसिटी। अब देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि मान लो अगर कोई सॉल्वेंट हमारा पोलर है, अगर कोई सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारा पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट डिसोसिएशन ज़्यादा कर देते हैं। जैसे हमारा वाटर है, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, ओके। तो अगर हम वाटर के अंदर कुछ भी डालेंगे ना तो वाटर उसको सेपरेट कर देगा। वाटर क्या कर देगा, वाटर उसको सेपरेट कर देगा, उसको उसके आयंस में डिसोसिएट कर देगा, ओके। हर किसी को नहीं करेगा, मतलब ये लगा लो कि वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एबिलिटी टू डिसॉल्व इन इट, किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का बहुत, मतलब वाटर से ज़्यादा किसी का होता ही नहीं भाई, 78 पॉइंट समथिंग होता है, 78.5 के अराउंड होता है वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या, वाटर पोलर सॉल्वेंट, ओके। तो अगर कोई भी हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है, कोई भी अगर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को अपने अंदर ज़्यादा डिसोल्व करेगा, और चांसेस है कि उनको वो डिसोसिएट भी कर दे, चांसेस है उसके अंदर क्या कर दे, वो डिसोसिएट कर दे। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी कंडक्टेंस बढ़ेगी, उससे कंडक्टेंस क्या, कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज होगी, ओके। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम एसिटिक एसिड ले लें, नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो डिसोसिएशन होती है, बट उसी एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन के अंदर डालते हैं तो एसोसिएशन होती है। देखो ना, कौन काम कर रहा है, वाटर काम कर रहा है, वाटर की वजह से कंडक्टेंस बढ़ी है, बेंजीन की वजह से कंडक्टेंस कम हुई है, डाइमर बना दिया उन्होंने, एसोसिएशन हो गया वहां पे, और वाटर में डिसोसिएशन हुई है। तो जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होती है उतनी ही कंडक्टेंस ज्यादा होती है, ओके। तो ये कि अगर हमारा कोई सॉल्वेंट हमारा पोलर है, वही कि अगर कोई सॉल्वेंट हमारा पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट से क्या होगा, कंडक्टेंस हमारी बढ़ेगी, कंडक्टेंस से कंडक्टेंस हमारी वो इंक्रीज होगा। अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो कंडक्टेंस हमारी बढ़ेगी, ओके। चलो, ये तो था कंडक्टेंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। अब बात करते हैं विस्कोसिटी। अब किसकी बात करते हैं, विस्कोसिटी की बात करते हैं, ओके। अब देखो विस्कोसिटी हमें बताइए, अगर कोई सॉल्वेंट हमारा ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है वो, ओके, तो उससे क्या होगा हमारा, उससे हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाएगा फास्टली, वो मूव नहीं कर पाएगा फास्टली, ओके। भैया कि मान लो हमने कोई विस्कस ले लिया, हमने कोई विस्कस सॉल्वेंट ले लिया, हमने विस्कस सॉल्वेंट है तो उसकी भी सॉल्वेशन होएगी, तो वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि विस्कस है ना, वो उसकी मूविंग पावर तो बहुत कम हो चुकी है, उसकी मूविंग पावर बहुत कम हो चुकी है, ओके। तो अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस कम होगी, ओके। अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, कोई ज्यादा अगर हमारा विस्कस सॉल्वेंट है तो उसकी कंडक्टेंस क्या, उसकी कंडक्टेंस हमारी कम हो जाएगी, ओके। और अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसकी कंडक्टेंस तो ज्यादा होती है, ओके। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ हम टेम्परेचर की बात करेंगे। ये वैसे हमें ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, टेम्परेचर, ओके। देखो टेम्परेचर के अंदर जो हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट सेल में टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करते हैं, मैंने पहले बताया था, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारे जो एसोसिएशन है वो क्या होती है, जो हमारी आयनाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। मान लो हमने एसिटिक एसिड डाला तो वो 30% वो डिसोसिएट हुआ, पर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो 30 से ज़्यादा और डिसोसिएट हो जाएगा, 30 से ज़्यादा उसकी जो आयनाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ओके। तो उसके आयन्स हमें ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ती है, ओके। एक फैक्टर ये भी लगा सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग ही है, मतलब ऑलरेडी वो 100% आयनाइज हो रखा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ओके। तो दोनों ही तरीकों से क्या होगा, हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी लगा लो या फिर आयनाइजेशन, दोनों ही फैक्टर लगते हैं वैसे तो, ओके। कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारी एक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, दूसरा हमारी आयनाइजेशन भी इंक्रीज होगी, ओके। आयनाइजेशन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, ओके। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयंस जो है हमारे फास्टली मूव करेंगे, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, उनकी मूविंग पावर बढ़ेगी,
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ती है, वही मेजर फैक्टर है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा फोर्थ फैक्टर है। ओके, चलो नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ फैक्टर के बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बच्चे गलत करके आते हैं इसको। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ओके, देखो जो ये हमारा फैक्टर है ना कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे ज्यादातर। वीक केस में ज्यादा मतलब अगर आपने इसको करना है ना कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, तो रिलेटिव बातें करते हैं इसके अंदर। कैसे, वीक को वीक से कंपेयर करो, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग से कंपेयर करो। वीक को स्ट्रॉन्ग से कंपेयर नहीं करना आपने, रिलेटिव बात। वीक को वीक से कंपेयर करोगे, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग से कंपेयर करोगे। ओके, मान लिया कि हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, वो ऑलरेडी उसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा हो रखी है, हमने उसके अंदर और इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। मान लो जो हमारा NaCl का सोल्यूशन था, हमने उसके अंदर बहुत सारा NaCl डाल दिया। ओके, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने हैं, कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करें, डालते जा रहे हैं। ये हम थोड़ी बहुत की बात नहीं कर रहे, ये हम पूरी ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओके, तो हम NaCl को डाल रहे हैं, देखो होता क्या है। अब आप लोग सोचोगे कि सर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आएगा तो आयन ज्यादा मिलेंगे, आयन ज्यादा मिलेंगे तो कंडक्टेंस क्या, कंडक्टेंस हमारी ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता है, अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट को इंक्रीज कर दें, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे क्राउडिंग हो जाती है, उससे वहाँ पे ट्रैफिक हो जाती है। ट्रैफिक टर्म से आप समझ सकते हो, उसको वहाँ पे ट्रैफिक हो जाए। वही है कि आप अगर मान लो आप नॉर्मल आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको 5 मिनट लगते हैं जब ट्रैफिक, पर अगर ट्रैफिक है तो आपको कितना भी टाइम लग सकता है, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। वही सेम बात यहाँ पे, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो वहां पे ट्रैफिक इंक्रीज हो चुकी है। जब ट्रैफिक इंक्रीज होगी तो क्या होगी, उसकी मूविंग पावर फिर कम हो चुकी है, वो उतनी स्पीड से मूव कर ही नहीं पाए क्योंकि आसपास भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है वहां पे। ओके, तो मेजर फैक्टर ये है इसके अंदर कि अगर हम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट को इंक्रीज करेंगे तो यहां पे लगा लो कि क्राउडिंग बढ़ेगी। क्राउडिंग बढ़ेगी तो यहां पे क्या होगा, जो हमारी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टेंस क्या होगा, अब देखो ये मैं बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर लेवल के बाद है, ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद है। वो ये कि मान लो पहले आपने थोड़ा सा डाल रखा था, थोड़ा सा आपने और डाल दिया, तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ेगी उस केस में। ओके, आपने डाल दिया एक पर्टिकुलर, मतलब डल चुका उसमें अच्छा खासा, फिर आप और डाल रहे हो, तब तो कंडक्टेंस क्या होगा, तब कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, तब कंडक्टेंस क्या होगा, तब कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ओके, पहले आपने बिल्कुल थोड़ा सा डाला हो तो बिल्कुल वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन था, आपने थोड़ा सा और डाल दिया, तब तो कंडक्टेंस बढ़ेगी भाई, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक इतने नहीं हुआ। ओके, नॉर्मल ही है। बट आप जब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद भी डाल दोगे, पर्टिकुलर उसके बाद भी डालोगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे क्राउडिंग बढ़ जाएगी, वहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, उससे हमारी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे मेजर 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट किया हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिर हमने किया सॉल्वेशन स्फीयर। ओके, देन हमने किया नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, टेम्परेचर तो मैंने आपको पहले भी कराया था, और लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इन 5 फैक्टर हैं जिनके ऊपर कंडक्टेंस हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमारी डिपेंड करते हैं जनरली। ओके,